मान्यवर, और हमने ये सब बिजनेस करने के लिए, ये सब काम करने के लिए कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर दिया। भारत सरकार ने 2516 करोड़ रुपया परिव्यय कर देश की 67,000 पैक्स को कंप्यूटर भी दिया, सॉफ्टवेयर भी दिया और खर्चा कर लेगेसी डेटा का स्टोरेज भी कराया। और आज इस 67,930 पैक्स में से मान्यवर 43,658 पैक्स, ये लगभग 2/3 पैक्स लाइव हो गए हैं। शाम को ही इनका अकाउंट हो जाता है, उनका ऑडिट भी ऑनलाइन होता है, सारा कारोबार ऑनलाइन हो चुका है। मान्यवर, एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में एक क्रांति आई है और 2 लाख बहुउद्देशीय नए पैक्स जो बनाने हैं, इसके लिए एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्यों के संघ, ये तीनों को जिम्मेदारी दी है। पंचायतें भी चिन्हित हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही भी चालू है। अब तक 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और 14,000 से ज्यादा पैक्स उसमें से काम करते हुए हो गए हैं। मान्यवर, जब ये 2 लाख पैक्स हर पंचायत में पहुंचेगा तो फिर से एक बार सिमेट्रिक तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन खड़ा होगा। जब पैक्स बनता है तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनती है, जब ग्रामीण डेयरी बनती है तो ऊपर जिले की डेयरी बनती है, जब जिले की डेयरी सभी जिलों में बन जाती है तो प्रदेश का डेयरी का स्ट्रक्चर बनता है। मूल चीज पैक्स है मान्यवर, और ये पैक्स हर पंचायत में पहुंचाने का काम हम दूसरी बार देश की जनता के सामने जनादेश लेने के लिए जाएंगे, उसके पहले हम समाप्त कर देंगे और सहकारिता का व्याप पूरा आगे बढ़ेगा। जैम पर खरीदी के लिए हमने लगभग 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी है। अब खरीदी का अभियान भी चलाने वाले हैं। सालों से मान्यवर, मैं कहूंगा ये फिर से रुक जाएंगे। कांग्रेस के शासन में पैक्स को इनकम टैक्स में बड़ा अन्याय होता था। सहकारी समितियों पर आयकर पर अधिभार 12% से कम कर 7% किया, मैट को 18.5% से कम कर 15% किया और धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख से कम लेन देन पर आयकर जुर्माने से छुट्टी दी गई और उनका वह निर्माण करने वाली सहकारी समितियों का दर 30% से घटाकर 15% कर दिया। पैक्स और बाकी लोगों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर नकदी जमा करने का काम 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया और टीडीएस से मुक्ति की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी और 3 नए सहकारी समिति राष्ट्रीय स्तर की बनाने का हमने काम किया, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का काम करेगी। मान्यवर, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाया, जिसमें अब तक लगभग 8,000 पैक्स जुड़ चुके हैं। इनके माध्यम से हमारा किसानों का, देश के किसानों का उत्पाद विदेश में एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है और अब तक 12 लाख टन सामग्री हम NCEL के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों में भेजकर इसका मुनाफा सीधा किसान के पास हमने पहुंचा है। भारतीय जैविक सहकारी बीज लिमिटेड, इसके माध्यम से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान खरीदता है, उत्पादित करता है, इसको खरीदकर इसका टेस्टिंग कर भारत ब्रांड के विश्वसनीय ब्रांड नेम देकर पैकेजिंग कर आज बाजार में बेचा जाता है। इसके कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिनको चाहिए उन लोगों को अच्छे दाम देने के लिए तैयार है, उनको विश्वसनीय ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। तो ये टेस्टेड लेबोरेटरी में, दुनिया की सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में टेस्टिंग की हुई चीजें अमूल और भारत ब्रांड के साथ जाती है और 19,000 पैक्स के किसान अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को BBSSL के माध्यम से आज ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर देश और विदेश के बेचते हैं। इसकी टेस्टिंग की कंप्लीट व्यवस्था हुई है और टेस्टेड मटेरियल एक भारत ब्रांड के साथ जाता है और ढेर सारे ब्रांड, ढेर सारी प्रोडक्ट
हमने की, मैं आगे बताता हूं आपको प्रोडक्ट का लिस्ट। और इसके साथ भारतीय जैविक सहकारी बीज लिमिटेड किया है। हमारे मीठे बीजों का जो परंपरागत बीज है, जिसका टेस्ट ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए भी उपकारक है, एक भी बार हाइब्रिड नहीं किया गया, ऐसे बीजों का संरक्षण और संग्रहण कर हमने इसको संरक्षित किया। और बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए, जो पहले बड़े किसानों के लिए ही कॉर्पोरेट कंपनियां इसका एग्रीमेंट करती थी, इसकी जगह 2.5 एकड़ के किसान को भी बीज उत्पादन के लिए हमने जोड़ा। और आज 20,000 पैक्स के किसान बीज उत्पादन का, पूरा देश जानता है कि अनाज उगाने में और बीज की खेती करने में 2.5 गुना नफा बीज की खेती करने में, मगर छोटा किसान नहीं कर पाता था मान्यवर, इसके माध्यम से हुआ है मान्यवर। और ये जो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव हमने बनाई भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के लिए, मैं इसलिए सदन के सामने कहता हूं कि आपके माध्यम से देश भर में जाए, उनको अगर विश्वस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनी रसोई के लिए लेनी है तो ले भी पाए, ऑनलाइन भी मिलता है। इसमें जैविक चावल, आटा, अनाज, बाजरा, चीनी, गुड़, चाय, कॉफी, साबुत मसाले, जैविक तेल, शहद और पीसे हुए मसाले, सूखे मेवे, जैविक बेसन, जैविक चना की दाल, जैविक मसूर की दाल, जैविक राजमा, तूर दाल और साबुत हरी मूंग, ये सारा 100% ऑर्गेनिक आज भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। और दूसरी विशिष्ट बात यह है, ये सारा जो ज्यादा रेट मिलता है, वो रेट अमूल की ही पेटेंट पर 20% ही ये ऑर्गेनिक लिमिटेड के अकाउंट में जाता है, 80% पर केजी के हिसाब से सीधा किसान के अकाउंट में भेज दिया जाता है। पहले हम किसान को एक बेस रेट देते हैं, मगर जो ज्यादा रेट मिलता है वो 31 दिन को इसका हिसाब किताब कर पर केजी हमने वापस देने की बात करी है। और मान्यवर, एनसीडीसी सालों से बनी थी, सहकारिता मंत्रालय मोदी जी ने बनाया, क्या परिवर्तन हुआ सब जानते हैं। एनसीडीसी सहकारी संस्थाओं को ऋण देने की बात है, मगर पहले कोई ऋण लेने के लिए आए ऐसा सहकारी आंदोलन ही नहीं था। एनसीडीसी 2021 में 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 25,000 करोड़ का ऋण वितरित करती थी। 23-24 में, 21 में स्थापना हुई, 23-24 में 25,000 से 60 करोड़ हुआ और 24-25 में अब तक 1,28,000 करोड़ रुपए का हमने माने। 25,000 से 1,28,000 इतना सारा ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देने का काम एनसीडीसी ने किया है। और ये सब होकर एनसीडीसी का शुद्ध मुनाफा भी बढ़ा है। और मान्यवर, एनपीए कितना है? नेट एनपीए 0% है, एक काना पैसा भी डूबा नहीं है। आज भी मैं कहना चाहता हूं इस सदन के ऊपर कि जो छोटा किसान है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, वो प्रामाणिक है, वो ऋण लेता है तो ऋण चुकाता भी है और सूद भी देता है। इसलिए ये 0 नेट एनपीए के साथ 1,28,000 करोड़ का कारोबार किया है। एनसीडीसी ने 44 समुद्री ट्रॉलर महाराष्ट्र और गुजरात के मछुआरों के लिए दिए हैं, जो डीप सी में जाकर इसके मत्स्य का उद्योग करते हैं। 48 सहकारी मिलों को, चीनी मिलों को 10,000 करोड़ दिया है। लगभग 3,000 एफपीओ बनाए हैं, 1,070 एफएफपीओ बनाए हैं और 800 करोड़ का मुनाफा इस बार एनसीडीसी ने किया है। ऋण भी बढ़ाया, 0 एनपीए भी लिया और मुनाफे को 100 करोड़ से 800 करोड़ तक करने का काम हमारी एनसीडीसी ने किया है। मान्यवर, कई सारे नए बदलाव किए गए। सहकारी क्षेत्र में समस्त धन का प्रवाह, कोऑपरेटिव प्रवाह, सहकारी बैंकों को जोड़ने के लिए हमने गुजरात के पंचमहाल और बनासकांठा जिले में कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, हर सहकारी संस्था का अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा और जो सहकारी समिति का जो सदस्य होगा उसका भी अकाउंट
कोऑपरेटिव बैंक में होगा। मान्यवर, मेरा भी अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने कर लिया और ये आंदोलन के कारण गुजरात के बैंकों के अंदर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट की बढ़ोतरी हुई है। मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों के लिए हमने कई सारा काम किया है। पहले मैं सहकारी बैंकों की बात बताऊंगा। पहले यूसीबी को 2003 से नए ब्रांच खोलने की परमिशन नहीं थी। अब 10% तक ब्रांच, वो नई शाखाएं अपने आप खोलने की परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से मिल गई। पहले डोर स्टॉप बैंकिंग की उनको परमिशन नहीं थी। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डोर स्टेप बैंकिंग कर सकते हैं। पहले उनको वन टाइम सेटलमेंट की परमिशन नहीं थी। अब वो भी नेशनलाइज और शेड्यूल्ड बैंकों की तरह वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। पीएसएल के लिए उनको 5 साल का समय पीरियड दिया गया और आरबीआई में कोई कोऑपरेटिव बैंकों की सुनवाई नहीं थी। अब एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो कोऑपरेटिव बैंकों की समस्या आरबीआई में सुनेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आवासन ऋण की सीमा को 2 गुना कर दिया गया और वाणिज्यिक रियल एस्टेट को भी ऋण देने का परमिशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के लिए ढेर सारे काम किए गए जिससे वो मजबूत हो। गोल्ड लैंड की सीमा को भी डबल किया गया है और राष्ट्रीय सहकारी वित्त विकास निगम नैपकप जो है उसने एक अम्ब्रेला संगठन बनाया है जो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक वीक पड़ेगी इसको फाइनेंस करेगा और उसको बंद होने से बचाएगा। और डिपॉजिटरों का जो बीमा था उसको भी 1 लाख से बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक करने का काम किया है। मान्यवर, इसके कारण कोऑपरेटिव बैंकों में विश्वास बढ़ा है। मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों की मैं बात करूं, कई सालों से बड़े बड़े कोऑपरेटिव लीडर कृषि मंत्री रहे, मगर सहकारी चीनी मिलों को इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम था वो कभी समाप्त नहीं होता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद 2022 के अंदर 2016 से चलता हुआ एक असेसमेंट के प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त किया। 46,000 करोड़ रुपया चीनी मिलों की जो डिमांड थी वो समाप्त हो गई और हर साल 8,000 करोड़ रुपया की नई डिमांड जनरेट नहीं होगी। शायद ही आजादी के बाद कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मान्यवर इतना बड़ा फायदा हुआ हो। 84 मिलों को 10,000 करोड़ का हमने ऋण स्वीकृत किया। एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में सहकारी चीनी मिलों की प्रायोरिटी तय की गई। मोलासिस आधारित इथेनॉल संयंत्र को और मल्टी फीड संयंत्र, मतलब जब गन्ना की मिल चल नहीं रही है तो उसमें मक्के और बाकी सारे उत्पादों से भी वो इथेनॉल बना पाए, इस तरह का मल्टी फीड संयंत्र में परिवर्तित करने की हमने फाइनेंस की योजना चालू की और मोलासिस पर जीएसटी के दर को 28% से घटाकर 5% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने